सो वेलकम उमेश, मेरा नाम है ओबिटो और आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ जुजुत्सु काइसन के सीजन नंबर 2 को। और आज हम एपिसोड नंबर 23 जो कि आज शायद लास्ट एपिसोड होने वाला है उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पिछले एपिसोड हमने देखा था कि जैसे ही यूजी मरने वाला था उसे बचाने के लिए यूकी आ जाती है और अब यूकी यहाँ पर गेतो से बोलती है, गेतो क्या तुम्हें हमारी वो बातें याद है जहाँ पर मैंने तुम्हें ये बताया था कि हम ऐसी दुनिया कैसे क्रिएट कर सकते हैं जिसमें कोई भी कर्ज नहीं होंगे, लेकिन तुम चाहे जो कुछ भी कर लो इंसान हमेशा एडवांस लेवल पर जाता रहेगा और उसका अगला एवोल्यूशन कर्स एनर्जी से अलग होना है। लेकिन ये केंजाकू बोलता है ऐसा नहीं है, इंसान का अगला स्टेज ऑप्टिमाइज करना है कर्स एनर्जी को। और आगे बोलता है लेकिन मुझे लगा जब 12 साल पहले तोजी मरा था तो तुमने उस मेथड को छोड़ दिया होगा। तब यूकी बोलती है जब मैं गेतो से बात कर रही थी तब मैंने सोचा कि मुझे अपने ओरिजिनल गोल पर वापस आ जाना चाहिए और वैसे भी तुम्हारे प्लान में एक बहुत बड़ी गड़बड़ है और वो ये है कि जापान को छोड़कर अदर कंट्रीज में कर्स एनर्जी और जुजुत्सु सॉर्सर्स बहुत कम है और तुम्हारे प्लान को फुलफिल करने के लिए टेंशन का बैरियर बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसका मतलब कि सिर्फ उसी जगह के लोग कर्स यूजर बन सकते हैं जहाँ पर टेंशन का बैरियर और ऑप्टिमाइज एनर्जी इकट्ठा होगी और वो जगह सिर्फ जापान है। जापान में एकदम से ही कर्स एनर्जी बढ़ जाएगी और ये देखकर अदर कंट्रीज शांत नहीं रहेंगी और ह्यूमन बीइंग्स बहुत ज्यादा एडवांस हैं। और अगर ऐसा हो गया तो ये दुनिया वैसी नहीं बन पाएगी जैसी मैंने सोची थी। तब केंजाकू बोलता है तो क्या हो गया, वैसे भी मेरा ऑब्जेक्टिव तुमसे अलग है। मैं कोई ऐसी दुनिया नहीं बनाना चाहता जहाँ पर कोई भी कर्स स्पिरिट ना हो और ना ही ऐसी दुनिया जहाँ पर बिल्कुल शांति हो। ह्यूमंस के अंदर काफी ज्यादा कर्स एनर्जी होती है और उनके अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल होता है और मैंने उसी पोटेंशियल को बाहर लाने की कोशिश की है, लेकिन जो भी मैंने किया वो मेरे खुद के पोटेंशियल से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो अब मुझे एक ऐसी चीज क्रिएट करनी होगी जो हर जगह तबाही ला सके, एक ऐसी तबाही जिसे मैं भी ना रोक पाऊँ और इसके लिए मैंने पहले से ही कर्स एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। ये सुनकर यूकी शॉक हो जाती है और यूजी से पूछती है आखिरकार वो माहितो कहाँ है जो सोल्स को मैनिपुलेट कर सकता है। यूजी बताता है इसने पहले ही उसे एब्जॉर्ब कर लिया है और ये सुनकर यूकी एकदम शॉक हो जाती है। जिसके बाद यह केंजाकू माहितो के आइडल ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है और एक पैटर्न बना देता है जिसे देखकर यूकी बोलती है क्या ये एक टेंशन बैरियर है? नहीं, ये तो टेक्निक्स को लॉन्ग रेंज में एक्टिव करने के लिए है। और केंजाकू से पूछती है आखिरकार ये तुमने क्या किया है? तभी केंजाकू बताता है मैंने माहितो के आइडल ट्रांसफॉर्मेशन को दो नॉन सोर्सर पर एक्टिवेट किया है जिन्हें मैंने पहले से ही मार्क कर रखा था। और तब हमें मेगुमी की बहन दिखाई जाती है जिसे केंजाकू ने मार्क कर रखा था। यहाँ पर केंजाकू बोलता है यहाँ पर दो तरह के लोग हैं, कुछ यूजी की तरह जिन्होंने कर्स ऑब्जेक्ट को खा रखा है और कुछ लोग जुनपे की तरह जिनके पास एनर्जी तो है लेकिन उनका माइंड सॉर्सरी नहीं कर सकता। लेकिन मैंने उन दोनों के माइंड को सॉर्सर पर सेट कर दिया है। सबसे पहले मैंने उन लोगों को वेसल की स्ट्रेंथ दी है और उसके बाद कर्स एनर्जी को यूज करने की कैपेसिटी दी है। और अब जब मैंने इस रस्सी की गांठ को खोल दिया है यानी कि मैंने कर्स ऑब्जेक्ट की सील को तोड़ दिया है और जो लोग मेरी मार्किंग की वजह से बेहोश हो गए थे बहुत जल्द वो आंख खोलने वाले हैं। और अब मैं उन लोगों को और भी ज्यादा कर्स एनर्जी के बारे में सिखाने के लिए उन लोगों को आपस में लड़ाऊंगा और मैंने उन सबको पहले से ही सिलेक्ट कर रखा था। तुम इसे कुछ ऐसे भी समझ सकती हो कि एक साथ बहुत सारे इदातोरी इकट्ठा हो गए। तब यूकी बोलती है तुम इंसानों को अभी भी समझ नहीं पा रहे, क्या तुम्हें लगता है कि वो लोग एक दूसरे से इसलिए लड़ेंगे क्योंकि उन्हें पावर चाहिए? तब केंजाकू बोलता है ये सब कुछ उनके लिए एक ऑर्डर है। तब यूकी यूजी से बोलती है अब ये मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब कर रहा है तो चलो इसे मारें। यूजी बोलता है लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन तभी उराहिमे की टेक्निक रिलीज हो जाती है और केंजाकू पूछता है आखिर क्या हुआ? तब उराहिमे बोलती है मैंने खुद को हील करने के लिए रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल किया था लेकिन लगता है मुझ पर पॉइजन से अटैक हुआ था। तब चोजो बोलता है मेरी पियर्सिंग ब्लड टेक्निक में मेरा ब्लड ही है जिसका मतलब वो पॉइजन है। तब निशिमिया कहती है तुम्हें रुकना होगा, हमारे पास माई की सपोर्ट नहीं है और एनिमी के पास और भी ज्यादा साथी हो सकते हैं। तब यूकी कहती है तोडो, माई और मीवा वो सभी मेरे दोस्तों की प्रोटेक्शन में हैं और वो सभी लोग अभी लड़ने की हालत में नहीं हैं। तभी कुसाकाबे लड़ने से मना कर देता है। तभी केंजाकू बोलता है मेरी बात अभी भी पूरी नहीं हुई है, जितने भी कर्स ऑब्जेक्ट मैंने उन लोगों को दिए हैं वो सारे उन सभी सॉर्सरर्स के हिस्से हैं जिनसे मैंने पिछले 1000 साल में कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। लेकिन इस बॉडी में आते ही वो सभी कैंसिल हो गए और ऐसा कहते हुए वो माहितो की कर्स एनर्जी को रिलीज कर देता है जिसके बाद काफी सारे कर्स बाहर निकलने लगते हैं और वो सभी उन लोगों को घेर लेते हैं। तब केंजाकू यूजी को प्रिजन सेल दिखाकर यहाँ से जाने लगता है और तब यूजी गोजो सेंसे बोलकर चिल्लाने लगता है। तब केंजाकू सोचता है अब ये देखकर मजा आएगा कि आगे क्या होने वाला है। तो क्या तुम सुन रहे हो सुकुना? देखो सॉर्सरी की गोल्डन एज वापस आने वाली है, यान पीरियड वापस आने वाला है। और ऐसा बोलकर केंजाकू वहाँ से चला जाता है और तब हमें दिखाया जाता है कि शिबुया
शिबुया के बारे में हर चैनल न्यूज पर खबरें आ रही होती हैं, लेकिन नॉर्मल लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा होता है। लेकिन बड़ी बड़ी सिक्योरिटीज इसे संभालने में लगी होती है और यहाँ 5 मिलियन रेजिडेंट को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही होती है, लेकिन किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलता और सारे न्यूज वाले इसको नेचुरल डिजास्टर के रूप में दिखा रहे होते हैं। और तब हमें बताया जाता है कि शिबुया के अंदर 10 मिलियन से भी ज्यादा कर्स स्पिरिट को रिलीज किया गया है। लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज इस चीज को लेकर परेशान होती हैं कि वो आम लोगों को क्या बताएंगे और यहाँ धीरे धीरे यान की वैल्यू कम होती जाती है। तभी सिक्योरिटी एजेंसीज को लोगों को सब कुछ बताने के बारे में कहा जाता है और उन्हें सिर्फ ये बताना है कि जितनी भी कर्स स्पिरिट है वो सारी टोक्यो में है, ताकि टोक्यो के लोग ज्यादा से ज्यादा कर्स एनर्जी को रिलीज करें, ताकि जितनी भी कर्स स्पिरिट है सिर्फ टोक्यो में ही रहे। और तब यहाँ धीरे धीरे लोगों के ऊपर कर्स स्पिरिट अटैक करना चालू कर देती है और तब यहाँ एक पर्सन इंपेरिकल प्लाजा के बैरियर को रियम्स और चार्स ऑफ बैरियर को बॉर्डर तक एक्सपेंड करने की ऑर्डर देता है। तब हमें एक स्टोर के अंदर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि इस सिचुएशन में यहाँ पर खाना खा रही होती है, लेकिन तभी उसे किसी चीज का एहसास होता है और तभी एक अजीब सी चीज उसे अपनी तरफ बुलाने लगती है और कहती है यहाँ बहुत खतरा है, तुम्हें मेरे पास आ जाना चाहिए, यहाँ तुम्हें नहाने का और गाने गाने का भी मौका मिलेगा। तब वो लड़की बोलती है लेकिन मेरी माँ का क्या होगा? तब वो कर्स स्पिरिट बोलती है तुम्हारी माँ, बाप, भाई, टीचर सब यहीं पर है। तब वो लड़की कहती है मेरा कोई भाई नहीं है और मैं टीचर से नफरत करती हूँ। और तब वो कर्स स्पिरिट सेम चीजें ही रिपीट करने लगती है। तब वो लड़की उसे पानी पिलाने के लिए आगे बढ़ती है और जैसे ही वो लड़की उसे पानी पिलाने के लिए उस स्टोर से बाहर निकलती है, एक बहुत बड़ी कर्स स्पिरिट उस पर अटैक कर देती है। लेकिन यूटा सही टाइम पर आकर उस कर्स स्पिरिट को मार देता है और उस लड़की को बचा लेता है और कहता है मुझे माफ करना, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे मॉम और डैड कहाँ हैं? तब वो लड़की कहती है मुझे नहीं पता। तब यूटा सोचता है ये तो इंडस्ट्रियल एरिया है, यानी कि यहाँ पर कोई नहीं रहता होगा, और उस लड़की से पूछता है लगता है तुम बहुत दूर से आई हो? वो लड़की हाँ कहती है। तभी वो पीछे से बड़ी कर्स स्पिरिट उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन तब रीका आकर उसे मार देती है। तब यूटा उस लड़की की आंखों को ढकते हुए कहता है रीका तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी। तब यहाँ यूकी बोलती है मुझे माफ करना, क्योंकि मुझे लगा उस टाइम पर उस सिचुएशन के हिसाब से हमें थोड़ा वेट करने की जरूरत है और सोच समझकर हमें आगे कुछ करना चाहिए। तो अब तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं तुम्हारी साइड भी नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक मामूली सी अफसरा हूँ जो बस ये चाहती है कि इस दुनिया से कर्स स्पिरिट मिट जाएं। लेकिन ये बात ही मेरी गलतियों को छुपा नहीं सकती, इसीलिए मेरे दोस्त और मैं सारी जिम्मेदारी लेते हैं और उन सारे बच्चों को भी वापस भेज देंगे जो यहाँ पर फंसे हुए थे। तो अब टेंजन से मिलने का समय आ चुका है, तो तुम क्या चाहते हो? तभी हम दूसरी तरफ यूटा के साथ हाई अपर्स की मीटिंग दिखाई जाती है और हाई अपर्स उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तब यूटा बोलता है मुझे इन सब की जरूरत नहीं है, सीधा पॉइंट पर आओ, तुम लोग क्या कहना चाहते हो? तब वो लोग बोलते हैं स्पिरिट्स को मारना कुछ भी साबित नहीं करता है। तब यूटा बोलता है अगर तुम लोगों को मुझ पे भरोसा नहीं है तो तुम लोग मेरे साथ एक बाइंडिंग वॉर बना सकते हो और फिर इससे फर्क नहीं पड़ेगा वो गोजो सेंसे का स्टूडेंट है या नहीं। उसने शिबुया में बहुत ज्यादा तबाही मचाई है और उसने इनुमाकी की बाजू को काटा है, इसीलिए मैं खुद उस इदातोरी को अपने हाथों से मारूंगा। इसके बाद हमें हाई अपर्स की तरफ से एक नोटिस दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है सुगुरु गेटो अभी भी जिंदा है तो उसे मार दिया जाए, और दूसरा शिबुया इंसिडेंट में गोजो ने सुगुरु का साथ दिया है, इसीलिए उसे रेल्म ऑफ एक्सीलेंट्री से परमानेंटली एक्सपेल कर दिया गया है और अगर अब उसे किसी ने निकालने की कोशिश करी तो ये क्राइम माना जाएगा। और तीसरा पॉइंट ये है प्रिंसिपल यागा ने गेतो और गोजो को इस चीज के लिए उकसाया था तो इसीलिए उन्हें भी डेथ पेनल्टी दी जाती है। और अब लास्ट पॉइंट ये है कि यूजी की मौत पर लगाई गई रोक को हटा दिया गया है और इसीलिए अब सबसे पहले उसे मारा जाएगा, जिसके लिए यूता ओकोत्सुकु को चुना गया है। इसके बाद हम यूजी को देखते हैं जो कि एक सुनसान रोड पर होता है और तभी सुबह हो जाती है और तभी यूजी एक ताली मारता है, जिसके बाद उसके पीछे से पानी में से काफी सारी कर्स स्पिरिट बाहर निकलती है। एंड होमिस इसी के साथ जुजुत्सु काइसन का सीजन नंबर 2 यहीं पर खत्म होता है और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सीजन में। लेकिन अगर आपको इसके बारे में अभी आगे जानना है तो आप मेरे मांगा चैनल टीसी स्पॉइलर को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीजन में।